जी, नमस्कार। मैं एमसीडी से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। तो आप सभी को नमस्कार। तो आज की जो क्लास में हम जो बात करने वाले हैं, वो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमने कुछ पिछली क्लासेस में भी हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ा था, जो कि मैंने आपको क्या बताया था कि सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में कुछ हमने डिटेल में पढ़ा था कि सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, ठीक है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में मैंने क्या बताया था, कोई पढ़ के आया हो तो बताएँगे फटाफट से? कि सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है उसको क्या कहते हैं? क्या उसकी डेफ़िनिशन थी? मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे भी अगर यूट्रस के अलावा कहीं पे भी इम्प्लांटेशन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। बताया था ना? और मैंने इसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन-सी बताई? कि सर फैलोपियन ट्यूब बताई। कौन-सी बताई बच्चों? कि सर फैलोपियन ट्यूब बताई। अगर मैं फैलोपियन ट्यूब की बात करता हूँ, तो इसके अंदर भी कौन-सा पार्ट बताया? कि सर एम्प्यूला वाला जो पार्ट बताया आपने, इसके अंदर ये भी मोस्ट कॉमन बताया। कि सर मैंने आपको फर्टिलाइज़ेशन भी बताया था कि फर्टिलाइज़ेशन कहाँ देखने को मिलता है, तो भी आपको क्या आंसर करना है कि सर एम्पुला करना है। कि सर आपको आपने 2-4 क्वेश्चन और बताए थे कि सर वाइडेस्ट पार्ट कौन-सा होता है फैलोपियन ट्यूब का? वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब या फिर हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कल की क्लास में बताए थे। चलिए, तो आज की जो क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और जो आज की क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। आगे बात समझ में? कुछ अपडेट चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए, तो मैंने आपको कल बताया था कि सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है? देखो, एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी होती है ना बच्चों, उसके अंदर ना ही तो प्लेसेंटा मिलता है, ना ही कोई विलाई सिस्टम होता है। हाँ, समझ में आया? तो नो प्लेसेंटा एंड नो विलाई सिस्टम का मतलब समझते हो ना? अगर किसी ने मेरी पीछे वाली जो क्लास नहीं ली है प्लेसेंटा के रिगार्डिंग, मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है कि प्लेसेंटा के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलती हैं, विलाई सिस्टम क्या होता है, इंटरविलस सिस्टम क्या होता है, सबके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर किसी ने नहीं ली है तो आप प्लेसेंटा के ऊपर जाके क्लास लो, तभी आपको विलाई सिस्टम पूरा समझ में आएगा। और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स थे मैंने आपको वहाँ पे बताए हैं कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट सेशन बनते हैं। आगे बात समझ में? तो मैंने आपको बताया था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर ना ही तो प्लेसेंटा होता है, ना ही क्या होता है कोई बिलाई पाई जाती है। आगे बात समझ में? अब अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करने वाले हैं। चलिए, आपके पास क्या होता है कि कोई पेशेंट आता है। सपोज़ दैट कि एक पेशेंट आपके पास आता है, ए पेशेंट कम विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी कि आपके पास कोई पेशेंट आया एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ठीक है? अब आपने क्या किया उसको आपके पास जो पेशेंट आएगा, आपके पास जो पेशेंट आएगा, वो 2 तरीके से आएगा। 2 तरीके से कैसे आएगा? या तो क्या होगा कि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो रप्चर हो चुकी है या फिर उसकी जो प्रेगनेंसी है वो अनरप्चर्ड है। आगे बात समझ में? कि आपके पास कोई पेशेंट आया, उसकी जो प्रेगनेंसी है या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अनरप्चर्ड या तो अनरप्चर्ड होगी। अनरप्चर्ड का मतलब समझते हो? कि वो रप्चर नहीं हुई है। वो ऐसे की ऐसे ही है। और या फिर पेशेंट कैसा आएगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर। 2 ही केसेस में आपके पास बंदा आपकी ओपीडी में, आपकी क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में आता है। 2 ही बातों के साथ आता है और 2 ही बातों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर पेशेंट का आप सबसे पहली बात जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? हम रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। कि सर रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? सिंपल-सिंपल सी कहानी है, सिंपल-सिंपल सी बातें हैं। इसके अंदर ज़्यादा कोई डिटेल वाली बातें नहीं है। आपको समझना है सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनना और समझना है। रप्चर्ड का मतलब समझते हो? रप्चर्ड का मतलब होता है फट जाना। रप्चर्ड का मतलब होता है फट जाना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये हमारी प्रेगनेंसी है, ये हमारा क्या है? प्रेगनेंसी है या प्रेग्नेंट पार्ट है। तो अगर ये फट जाता है, जैसे कि अगर मैं आपसे सिंपल-सिंपल भाषा में कहता हूँ
कि ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा यूट्रस है और ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है। अगर कोई पार्ट यहाँ पे एम्पुला के अंदर क्या होता है, पनपता है, अगर कोई पार्ट यहाँ पे पनपता है या फिर हम कह सकते हैं कोई चीज़ ग्रो कर रही है, तो ग्रो एक लिमिट तक करेगी, लिमिट तक करेगी। इसकी स्ट्रेचेबिलिटी जो होती है एक लिमिट तक ही होती है। किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी जो होती है, स्ट्रेचेबिलिटी, वो क्या होती है, एक लिमिट तक होती है। जैसे आप रबड़ होता है, रबड़ को आप खींचते हो तो एक लिमिट तक खींच सकते हो, ज़्यादा खींचोगे तो वो टूट जाएगा, खींचते हो ना? तो ऐसे ही इसकी लिमिट होती है। अगर इसकी लिमिट की बात करें तो इसकी जो लिमिट होती है वो सेकंड ट्राइमेस्टर, अर्ली वाला जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, ये वहाँ पे क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। 100% बात है। ये जब जैसे ही ग्रो करता है यहाँ पे, जैसे ही ग्रो करता है तो ये आपको रप्चर देखने को मिल जाएगा, ये फट जाएगा और फटने के कारण जो फेलोपियन ट्यूब है वो डैमेज हो जाएगी और जो आसपास के जो पार्ट हैं, आसपास के पार्ट लाइक पेरिटोनियम की बात करें या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे कल्डे सैक होता है, उनके अंदर जो है, जो इसका जो फ्लूइड होता है या फिर हम कह सकते हैं जो ब्लड होता है, वो पूरी कैविटी के अंदर फैल जाता है और उससे कौन-कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो आपको ये समझ में आया कि रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? चलिए, अब यहाँ पे कुछ हम बातें लिखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात लिखेंगे यहाँ पे कि पेशेंट जो आपके पास आता है वो किसकी कंप्लेन करके आता है कि मेरे को क्या है, एमेनोरिया है प्लस वजाइनल से ब्लीडिंग हो रही है और क्या हो रहा है बच्चों, पेन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? एब्डोमेन में पेन हो रहा है। एब्डोमेन पेन की कंडीशन लेके आपके पास कोई बंदा या कोई फीमेल आती है, ऐसी कंप्लेन लेके आती है, तो उसका इसका आपको एक ही कारण समझना है। अगर एब्डोमेन पेन होता है तो इसका जो क्या समझना है आपको कि सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की शिकार है ये महिला। सर क्या है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की महिला ये शिकार है। अगर मैं आपसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं कि सर ट्रायड साइन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रायड साइन क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो क्या होता है, ट्रायड का मतलब होता है त्रिभुज, तो त्रिभुज हमने बना दिया है। सबसे पहली मैं आपसे बात करूं कि सर एब्डोमेन पेन की कंप्लेंट लेके आती है महिला, एबी का मतलब है एब्डोमेन पेन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर वजाइनल क्या होने वाली है, कि सर वजाइनल ब्लीडिंग होने वाली है और क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, यहाँ पे और क्या होने वाला है कि सर एमेनोरिया की कंडीशन होने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको क्या-क्या चीज़ें बताई यहाँ पे कि सर ट्रायड साइन की हमने बात करी है। ट्रायड साइन का मतलब मैंने आपको बताया कि 3 भुजाओं वाला एक साइन होता है या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो मोस्ट कॉमन साइन होते हैं ट्रायड साइन इसी को बोला जाता है कि सर एब्डोमेन पेन होता है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है और एमेनोरिया की शिकायत आपके पास महिला लेके आती है। उसका मतलब आपको समझना है कि इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात है। आगे बात समझ में, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर रप्चर्ड प्रेगनेंसी के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सर रप्चर्ड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सपोज़ दैट कोई रप्चर हो जाती है। फ्लो चार्ट में लिखेंगे जिससे ईज़िली आपको समझ में आ जाए। रप्चर्ड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर किसी की प्रेगनेंसी है जो क्या होती है, रप्चर्ड हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और किसी महिला को, और उसकी जो है वो रप्चर हो गई है, फट गई है। अगर जो फट जाती है तो क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चों कि सर ब्लीडिंग होने लगती है, होगी या नहीं होगी? कि सर बिल्कुल होगी। अब क्या होगा कि जो ब्लड है, जो हम कह सकते हैं जो ब्लड है, कलेक्ट इनटू द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर चला जाएगा। पेरिटोनियम कैविटी का मतलब समझते हो, पूरी पेरिटोनियम कैविटी के अंदर ही पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं या नहीं होते हैं? तो उस सारी कैविटी के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, जो ब्लड है हमारा वो चला जाएगा और पेरिटोनियम के अंदर ब्लड जब कलेक्ट होता है उस कंडीशन को कहते हैं हीमोपेरिटोनियम, हीमोपेरिटोनियम।
क्या कहते हैं प्यारे बच्चों कि सर हीमोपेरिटोनियम कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका तैयार होता है कि सर हीमोपेरिटोनियम किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि सर हीमोपेरिटोनियम किसे कहते हैं कि ब्लड कलेक्ट इनटू द पेरिटोनियम कैविटी। पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जब भी ब्लड कलेक्ट होता है उसको कहते हैं हीमोपेरिटोनियम। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर पानी कलेक्ट होता है तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? हाइड्रोपेरिटोनियम। क्या कहेंगे? पानी का जब भी आता है तो आपको बताना है कि सर हाइड्रोपेरिटोनियम इसको कहते हैं। क्या आपको बात क्लियर हो गई? चलिए, हमने कहा कि सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी महिला की रप्चर हो गई है, रप्चर होने के साथ उसको ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होने के साथ का क्या होगा? पेरिटोनियम में कलेक्ट हो जाएगा, उसको हमने बोल दिया हीमोपेरिटोनियम। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? और जब भी हीमोपेरिटोनियम होता है ना प्यारे बच्चों, तो दो बात निकल के आती हैं। जब भी हीमोपेरिटोनियम होता है या ब्लड कलेक्ट होता है तो दो बात हमेशा निकल के आती हैं। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ कि ये क्या काम करेगा? इरिटेट करेगा किसको? डायफ्राम को। इरिटेट डायफ्राम समझते हो? डायफ्राम जो हमारी क्या है, रेस्पिरेटरी मसल्स के रूप में काम करती है। जो डायफ्राम होता है ना उसको इरिटेट करने का काम करेगा। भाई प्रेशर बढ़ेगा तो इरिटेट काम करेगा, जिससे क्या होगा? सो रेफर्ड रेफर्ड पेन इन शोल्डर टिप। जो आपकी शोल्डर टिप है, जो पेशेंट की शोल्डर टिप है, वहां पे आपको पेन देखने को मिलता है। अगर कोई महिला आपके पास आती है और वो कंप्लेन करती है कि मुझे यहाँ पे शोल्डर टिप में पेन हो रहा है और सांस लेने में तकलीफ आ रही है, तो इसका मतलब समझ जाना है कि पेशेंट को क्या हो चुका है? रप्चर हो चुकी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर पेशेंट को शोल्डर टिप अगर रेफर्ड पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है बच्चों कि उसको जो प्रेगनेंसी है वो रप्चर्ड हो चुकी है। आगे बात समझ में? एक कंडीशन तो इरिटेट डायफ्राम को करती है, डायफ्राम को इरिटेट करने का काम करती है। दूसरी कंडीशन की बात मैं करूं कि सर ब्लूइश एंड ब्लैक एरिया अराउंड द अम्बलाइकस, कि भैया अम्बलाइकस के चारों तरफ क्या देखने को मिलता है बच्चों? अम्बलाइकस के चारों तरफ क्या देखने को मिलता है? ब्लूइश एंड ब्लैकिश एरिया देखने को मिलता है। जैसे मैं आपसे यहाँ पे एक बताता हूँ कि कैसे-कैसे आपको देखने को मिलता है। सिंपल सिंपल सी भाषा में समझना है कि भैया किसी फीमेल का क्या है? अम्बलाइकस एरिया है, कि ये किसी फीमेल का अम्बलाइकस एरिया है और अम्बलाइकस के चारों तरफ आपको ब्लूइश देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आप यहाँ पे ब्लू कलर से डिक्टेट करता हूँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा प्यारे बच्चों। ऐसा अगर ब्लूइश ब्लैकिश आपको देखने को मिलता है, अगर ऐसा कलर आपको देखने को मिलता है ब्लूइश ब्लैक, तो इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है, क्या होता है? मेरे को बताएँगे फटाफट। सभी को पता होगा, 100% पता होगा। फटाफट से बता देंगे कि इस एरिया को क्या कहते हैं। और ये साइन एक चीज़ एक जगह और देखने को मिलता है, क्या होगा? अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो उसको कहते हैं कोलेन साइन। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बच्चों? कि इसको कहते हैं कोलेन साइन। और कोलेन साइन आल्सो कहाँ देखने को मिलता है? तो आल्सो सीन इन हेमरेजिक हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस। हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस का मतलब समझते हो? हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस का मतलब समझते हो? पैंक्रियाटाइटिस का मतलब होता है पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो जाना। क्या समझते हो? कि भैया पैंक्रियाटाइटिस का मतलब होता है पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन। जब पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन होता है तो ऐसा साइन आपको देखने को मिल जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? तो मैंने आपको क्या बताया? अभी हमने सिर्फ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बात करी है, रप्चर्ड के बारे में बात करी है कि रप्चर्ड के अंदर क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया है कि सर इसके अंदर सिर्फ हमें क्या देखने को मिलता है? वजाइनल ब्लीडिंग होती है ट्राइड साइड के रूप में, और क्या होता है? एमेनोरिया होता है, और क्या होता है? एब्डोमेन पेन होता है। आगे बात समझ में? और क्या बात करी हमने कि सर अगर किसी महिला की रप्चर्ड हो जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो उसको ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और जब ब्लीडिंग होती है तो हम क्या करते हैं? जो हमारा जो ब्लीडिंग है, वो ब्लड है, वो कहाँ कलेक्ट हो जाएगा? हमारी पेरिटोनियम के अंदर कलेक्ट हो जाता है, उसको हमने बोला हीमोपेरिटोनियम बोला। अगर मैं आपसे यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ कि सर यहाँ पे 2 कंडीशन निकल के आती हैं। एक तो देखने को मिलता है ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, उसको कोलेन साइन कहते हैं। और कोलेन साइन जो है वो हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस के अंदर भी देखने को मिलता है। और दूसरी बात हमने यहाँ पे कौन सी करी है कि सर इरिटेट करता है डायफ्राम को, जिससे क्या क्या देखने को तकलीफ होती है आपको? सांस लेने में तकलीफ होती है। और जो पेन है वो कहाँ देखने को मिलता है? रेफर्ड होता है। और कहाँ देखने को मिलता है? शोल्डर टिप पे देखने को मिलता है। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ में आ गई है आप सभी को? चलिए, तो यहाँ तक की जो ग्राम कहानी है बच्चों किस चीज़ की है?
हमारी रप्चर्ड की प्रेगनेंसी की है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूँ कि ए पेशेंट कम्स विद द ruptured ectopic pregnancy and who is the who is in शॉक। आपके पास कोई पेशेंट आता है ओपीडी के अंदर और वो कैसे आता है कि रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब समझते हो कि मैंने आपको साइन जो बताए, ट्राइड साइन जो बताए हैं, उनको आपको यहाँ रखना है। और क्या है कि शॉक में भी है वो बंदा। शॉक में वो तभी होगा जब उसका जो ब्लड है वो कहाँ पहुंच जाएगा, पेरिटोनियम के अंदर पहुंच जाएगा। शॉक में जब डिले कंडीशन हो जाती है तो बंदा क्या चला जाएगा, शॉक में चला जाएगा, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी। और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो उसको ऑक्सीजन डिमांड भी फुलफिल नहीं होगी। ऑक्सीजन डिमांड जो डिमांड है ऑक्सीजन की, वो अगर फुलफिल नहीं होती है तो पेशेंट जो है वो शॉक में जाने की कंडीशन में होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? चलिए, आपके पास अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कि शॉक में है, तो उस कंडीशन में आपको कतई वेट नहीं करना है। डू नॉट वेट ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं फॉर यूएसजी टू डायग्नोस, कि आपको अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए कतई वेट नहीं करना है कि भैया हम पहले इसको डायग्नोस करें, चेक तो करें कि है कि नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो पेशेंट जो है वो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर कोई भी बंदा आपके पास शॉक का आता है तो आपको क्या समझना है प्यारे बच्चों, कि वो बंदा क्या है, क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ है और उसको हमें क्या करना है, बिना डायग्नोस करे, इन चीज़ों को बिना डायग्नोस करे उसका इलाज करना है। और वो इलाज कैसे-कैसे करेंगे? अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमें क्या करना होता है, हमें मेक ए क्लिनिकल डायग्नोसिस, या फिर हम कह सकते हैं क्लिनिकल एग्ज़ाम की कह सकते हैं। मेक ए क्लिनिकल एग्ज़ाम और डायग्नोसिस की बात करें, इफ इफ हैव डाउट, अगर आपको कोई डाउट होता है तो कैन डू, क्या कर सकते हैं आप? अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप क्या-क्या कर सकते हो बच्चों? कैन डू कल्डो सिंथेसिस। इसका मतलब समझ में आया? कल्डो सिंथेसिस किसे कहते हैं? चलिए, घबराना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे एक परिभाषा लिखेंगे इसकी, कि कल्डोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। कल्डोसिंथेसिस का मतलब होता है कि कल्डे सैक से आपको फ्लूइड निकालना है। अगर वहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है, आपको क्या करना है कि कल्डे सैक के अंदर एक सिरिंज घुसानी है, सिरिंज डाल के आपको देखना है और वहां से एस्पिरेट करना है। और अगर आपका जो उसके सिरिंज के अंदर अगर आपको फ्लूइड देखने को मिलता है या ब्लड देखने को मिलता है, इसका मतलब कि यह है कि रप्चर्ड हो चुकी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर वहां से कुछ नहीं आता है, सिर्फ एयर आती है, तो हम कह सकते हैं कि कोई रप्चर्ड नहीं हुई है, कोई और कारण है शॉक का। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि अल्डेसेक कहाँ पाया जाता है। यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चों, इन विच एस्पिरेट द फ्लूइड फ्रॉम कल्डेसेक, या हम कह सकते हैं पाउच ऑफ पाउच ऑफ डगलस भी इसे बोलते हैं। और क्या कहते हैं, कल्डेसेक भी कहते हैं। और क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच। बाय द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ सिरिंज, कि आपको सिरिंज के माध्यम से वहां से फ्लूइड को एस्पिरेट करना है। और इफ, तो उसमें क्या होगा, उसमें दो कंडीशंस होती हैं। इफ फ्लूइड प्रेजेंट, देन शो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। समझ में आया? कि अगर वहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि क्या है बच्चों, कि वो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अगर इफ फ्लूइड नॉट प्रेजेंट,
देन क्या होगा? देन क्या होगा प्यारे बच्चों, बताएंगे फटाफट से। अगर फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है तो नॉट रप्चर्ड प्रेगनेंसी, नॉट रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि वो प्रेगनेंसी क्या है, रप्चर नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? मैंने आपको क्या बताया है कि अगर फ्लूइड प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अगर क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? चलिए, अगर मैंने आपसे यहाँ पे दो बातें करी हैं तो इसके मैनेजमेंट की हम बात करते हैं कि इसके अंदर सर मैनेजमेंट क्या होने वाला है। कि मैंने आपको क्या बताया है कि अगर मैं आपसे, अगर ऐसा होता है, अगर आपके पास कोई फीमेल आती है, शॉक के साथ आती है, ब्लीडिंग के साथ आती है, वजाइनल ब्लीड हो रहा है उसको, या फिर हम कह सकते हैं एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या ट्रायड साइन किसी को देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? तो हमें क्या करना है, इफ द पेशेंट इज इन शॉक। चलिए मैं आपको पहले थोड़ा-सा बता देता हूँ कि कल्डोसैक क्या होता है, ठीक है? इससे पहले हम बात करते हैं कल्डेसैक की, या कल्डे सिंथेसिस की बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया है। देखो, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि सर ये तो हमारा क्या है, यूट्रस है। ये तो हमारा क्या है बच्चों, यूट्रस है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि ये हमारा है ब्लैडर, आगे की तरफ ब्लैडर होता है, बीच में यूट्रस होता है और पीछे की साइड क्या होता है, रेक्टम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, कि रेक्टम होता है सर। आगे ये 3 चीज़ होती हैं। ये एंटीरियर होता है सबसे, आगे की साइड क्या होता है, ब्लैडर होता है। उसके बाद रेक्टम कहाँ होता है, पोस्टीरियर होता है। कहाँ होता है बच्चों, पोस्टीरियरली होता है। और ये कहाँ होता है, हमारे मिडिल में होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, जो रेड से मार्क कर रहा हूँ मैं, ये जो स्पेस है, इसका मतलब समझते हो? और ये यहाँ पे जो स्पेस है, जो ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जो आपको स्पेस देखने को मिलता है, इस स्पेस को कहते हैं वेसाइको यूटेराइन पाउच। क्या कहते हैं, कि सर वेसाइको यूटेराइन पाउच इसको बोला जाता है। कि सर इसको क्या कहते हैं, कि भैया इसको कहते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच। इसको रेक्टो यूटेराइन पाउच क्यों बोला बच्चों, क्योंकि रेक्टम और यूटेराइन के बीच में है, यूट्रस के बीच में है। और इसको वसाइको और यूटेराइन पाउच क्यों बोला, क्योंकि ये वसाइको, वसाइको को हम बोलते हैं ब्लैडर। हम वसाइको को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लैडर के नाम से जाना जाता है। तो वसाइको और यूट्रस के बीच में जो पार्ट है प्रेजेंट, उसको हमने बोला, क्या बोला, बसाइको यूटेराइन पाउच बोला। आगे बात समझ में। और जो पीछे वाला जो हिस्सा है रेक्टो यूटेराइन पाउच, जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में है, उसको बोला रेक्टो यूटेराइन पाउच। इसको हमने और क्या क्या बोला, और हमने बोला इसको कल्डे सैक। और क्या बोला हमने इसको, कि सर पाउच ऑफ डगलस। आगे बात समझ में। तो ये सारे नाम इसके होते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसको वापस बता सकता हूँ, ठीक है? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको क्या करना है कि पोस्टीरियरली जाना है, पोस्टीरियरली जाना है, और पोस्टीरियरली क्या करना है आपको, यहाँ से फ्लूइड को एस्पिरेट करके देखना है। अगर आपने, आपकी जो सिरिंज है वो यहाँ जाएगी और जाके क्या करेगी, आपको यहाँ से देखना है। अगर आपको यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि क्या हो चुका है, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी वो रप्चर हो गई है। अगर फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब कि एयर आपको देखने को मिलेगी। अगर एयर आती है तो उसका मतलब है कि फ्लूइड जो हमारी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर नहीं हुई है। क्लियर कट बात समझ में आ गई है? चलिए, कि सर अब मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि सर मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करना चाहिए। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूं, इफ पेशेंट कम विद शॉक। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो शॉक में है, जो पेशेंट आपके पास आता है, इसका मतलब कि वो क्या है बच्चों, शॉक में है। तो उसके अंदर कैसे कैसे मैनेजमेंट हमें करना है। सबसे पहला प्रायोरिटी जो मैनेजमेंट होता है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट जो होता है बच्चों, वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है रिससिटेशन। क्या होता है, रिससिटेशन। इसका मतलब क्या होता है कि भैया पेशेंट आया, हमें आईवी लाइन लगानी है, आईवी कैनुला लगाना है, और क्या करना है, हमें उसको फ्लूइड देना है ना, और उसके ब्लड टेस्ट हमें करवाने हैं। और क्या करना है, जैसे कि ब्लड टेस्ट की मैं बात करूं तो आपको सीबीसी करनी है,
क्रॉस मैचिंग करनी है, ठीक है? अगर उसको ब्लड देने की ज़रूरत पड़ी तो क्रॉस मैचिंग भी करनी होती है, ठीक है? ये सब हमें करवाना पड़ता है, उसकी हीमोग्लोबिन हमें जाँचना है, उसका शुगर हमें जाँचना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका टेम्परेचर हमें जाँचना है, तो सारी चीज़ों को उसको उसके अंदर आती हैं रिससिटेशन के अंदर। किसके अंदर आती है प्यारे बच्चों? रिससिटेशन के अंदर आते हैं, ये हमारा प्रायोरिटी मैनेजमेंट होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि सर डेफिनिटिव मैनेजमेंट क्या होगा? डेफिनिटिव का मतलब समझते हो कि इससे तो क्या है अगर प्रायोरिटी मैनेजमेंट की बात करें तो इससे ट्रीट नहीं हो सकता कंडीशन। इससे क्या कर सकते हैं हम कि अगर आपने आईवी लाइन नहीं नहीं लगाई है, अगर किसी को ब्लड देना पड़ गया, फ्लूइड देना आपको फ्लूइड देना है तो आपको आईवी लाइन तो लगानी ही पड़ेगी ना। तो सिंपल सी बात है जो प्रायोरिटी मैनेजमेंट होता है वो आपको क्या करना है? डन करना है सबसे पहली बात। अब हमें क्या करना है? दूसरा काम क्या होता है हमारा कि डेफिनिटिव मैनेजमेंट। डेफिनिटिव का मतलब है जिस कंडीशन से बंदा आया है उसको ठीक करना। आगे बात समझ में? तो डेफिनिटिव मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या करना है? देख, सबसे पहले करना है लेप्रोटमी, ओपन द एब्डोमेन, उसके एब्डोमेन को खोलना है, उसके पेट को क्या कर देना है? खोल देना है। एब्डोमेन जब भी खोलते हैं उस कंडीशन को कहते हैं, हम यहाँ से बीच में से क्या करते हैं बच्चों? उसको चीरा लगा देते हैं और चीरा लगाने को या फिर हम कह सकते हैं उसको ओपन करने को हम कहते हैं लेप्रोटमी। क्या कहते हैं? लेप्रोटमी। हमारे आईसीयू के अंदर सारे पेशेंट लगभग लेप्रोटमी के होते हैं क्योंकि आरटीए वाले केसेस होते हैं हमारे वार्ड के अंदर। हमारे आईसीयू के अंदर क्या होते हैं, जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे मैंने बहुत सारी लेप्रोटमीज देखी हैं। पेट में चीरा लगा होता है बहुत लंबा सारा, उसमें पेट को खोल के देखते हैं अगर वहाँ पे कोई इंजरी तो नहीं है, वहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी तो नहीं है कि आपको इन्फेक्शन कर सके, आपको फर्दर लीड कर सके, वहाँ पे कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, उस कंडीशन को भी चेक करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सीधा आप क्या कर सकते हो? कट लगा सकते हो। और एक होती है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी क्या होता है कि बच्चों टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसके अंदर क्या करते हैं कि छेद की जाती है शरीर के अंदर, छेद करते हैं, लेप्रोस्कोप को भेजते हैं। स्कोपी का मतलब होता है जस्ट विजुअलाइजेशन, कि आपको देखना है। लेप्रोटमी के अंदर भी आप वही करते हो कि आपको सिर्फ देखना होता है, लेकिन लेप्रोटमी के अंदर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। अगर पेशेंट के पास क्या है, पेशेंट के पास अगर हीमोडायनामिक्स स्टेबल नहीं है, उसका बीपी बहुत ज़्यादा लो है या फिर हम कह सकते हैं कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सीधा कट लगा के उसकी सारी चीज़ें देख लेनी है। आगे बात समझ में? सबसे ईज़ी मेथड होता है लेप्रोटमी, उसके पेट को खोलना। अगर हम बात करें कि अगर कोई बंदा ऐसा है कि वो हीमोडायनामिकली क्या है, स्टेबल है, उसके वाइटल सारे स्टेबल है, उसको कोई खराबी, उसको कोई खतरा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले हमने क्या करा, उसका आते ही हमने उसका क्या कर दिया, पहले हमने आईवी लाइन वगैरह लगा दी उसको। जैसे ही हमारे पास कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है, सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि आईवी लाइन्स लगाना, उसको फ्लूइड देना, आगे बात समझ में, उसकी ब्लड टेस्ट भेजना, आगे बात समझ में। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सर डेफिनेटिव मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या किया, उसका जो पेट है वो खोल दिया, उसको हमने बोल दिया लेप्रोटमी। अगर आपने लेप्रोटमी कर दी है तो लेप्रोटमी करने के बाद आपको क्या करना है, तो रिमूव द एंटायर ट्यूब, पूरी ट्यूब को आपको निकालना है। रिमूव द एंटायर ट्यूब विच वॉज रप्चर्ड, जो कि रप्चर्ड हुई है। जो ट्यूब रप्चर्ड हुई है उसको क्या करना है, काट के निकाल देना है, उसको काट के निकाल देना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? और जितना उसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों? कॉल्ड सेल्फ इंजेक्टमी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको कहते हैं सेल्फ इंजेक्टमी। सेल्फ इंजेक्टमी का मतलब समझ गए आप कि रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को निकाल देना ही क्या कहलाता है? सेल्फ इंजेक्टमी कहलाती है। आगे बात समझ में, क्लियर कट बात समझ में आ गई है? चलिए, सेल्फ इंजेक्टमी के बारे में हमने बताया। अब लिखेंगे देयर इज नो रोल इन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर किन किन चीज़ों का रोल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, इसके अंदर सीधा सर्जिकल मैनेजमेंट हम करते हैं। आगे बात समझ में। दूसरी हम कहते हैं कि लेप्रोस्कोपी, कि इसके अंदर हमें लेप्रोस्कोपी नहीं करनी है क्योंकि बिकॉज कैसी होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों? टाइम कंज्यूमिंग होती है। तीसरी बात हमने करी कि एनी अदर सर्जरी एक्सेप्ट
एक्सेप्ट सेल्फ इंजेक्टमी, कोई भी ऐसी सर्जरी हमें नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ ट्यूब को निकालने के अलावा। ये नहीं है आपने ओवरी निकाल दी उसकी, ये नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ क्या करना है प्यारे बच्चों, उसकी क्या करना है, उसकी सिर्फ सिर्फ उसी पार्ट को निकालना है जो रप्चर्ड हुई है। ये नहीं कि आपने उसके चक्कर में दूसरी भी फेलोपियन ट्यूब निकाल दी, उसने आपके आपने उसकी पेशेंट की जो है लाइफ बर्बाद कर दी, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर उसके पास एक फेलोपियन ट्यूब बची रहेगी तो उसको नेक्स्ट टाइम चांसेस होते हैं किस चीज के पॉजिटिव आने के, प्रेगनेंसी होने के। आगे बात समझ में, हर बार तो एक्टिव प्रेगनेंसी नहीं हो सकती ना उसको। चलिए, अब डायग्नोसिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर हमें डायग्नोसिस करना होता है कैसे करेंगे। इसका डायग्नोसिस जो होता है बच्चों, मोस्ट कॉमन या फिर हम बेस्ट की बात करूं, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है इसका टीबीएस। आप कर सकते हो प्लस बीटा एससीजी का लेवल देख सकते हो, टीबीएस प्लस बीटा एससीजी आप करवा सकते हो। क्यों करवाना है टीबीएस प्लस बीटा एससीजी? टीबीएस का मतलब होता है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है कि वजाइना के थ्रू हम क्या करते हैं, एक स्कोप को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और उसके उसके थ्रू हम क्या करते हैं, चीजों को, अंदर की चीजों को विजुलाइजेशन करते हैं, उसको बोलते हैं टीबीएस। उसके साथ साथ हमें बीटा एससीजी का लेवल चेक करवाना है। अगर सपोज दैट, अगर सपोज दैट कि 12 मंथ की प्रेगनेंसी है, 12 मंथ की प्रेगनेंसी है, और एक क्या है 12 मंथ की एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक तो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो दोनों के अंदर जो बीटा एससीजी का लेवल होगा वो डिफर होगा। इसके अंदर कम देखने को मिलेगा और इसके अंदर नॉर्मल देखने को मिलेगा। आगे बात सुन में, तो आपको इससे ही पता लगा सकते हो कि भैया इसको क्या है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की शिकार है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ध्यान रखना। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर हमें मैनेजमेंट उसके बारे में भी बताइए कि सर अगर कोई बंदा हमारे पास अनरप्चर्ड के साथ आता है तो ठीक लिखेंगे मैनेजमेंट ऑफ अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, कि मैनेजमेंट क्या होगा कि अनरप्चर्ड, अगर किसी की अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहली बात होती है, दो मैनेजमेंट करते हैं। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, एक होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। आगे बात समझ में, तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहली जो ड्रग होती है इसके अंदर, या ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो क्या होती है, मीथोट्रक्सेट होती है। क्या होती है, मीथोट्रक्सेट। मीथोट्रक्सेट ड्रग का काम होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शंस को पैदा करती है, और कॉन्ट्रैक्शन करने के क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन करने से क्या होगा प्यारे बच्चों, वहां से जो हमारा एक्टोपिक पार्ट है वो क्या करेगा, वो टूट टूट के बाहर निकल जाएगा। आगे बात समझ में, तो ड्रग ऑफ चॉइस तो हमारी ये होती है, फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट होते हैं, ध्यान रखना, ये फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट होते हैं। अगर मैं आपकी बात करूँ इसकी जो डोज होती है वो कितनी होती है, 50 mg की इसकी डोज दी जाती है। और मैं इसकी रूट की बात करूँ तो रूट रूट जो होता है इसका आईएम होता है, और हम कह सकते हैं सिंगल इंजेक्शन लगता है इसका। ये नहीं है कि आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपसे और दो तीन बातें करूँ, तो कंडीशन इसके इसके लिए जो कंडीशन है वो फॉलो होती है, कंडीशन फॉलोड फॉर दिस मैनेजमेंट। अगर मेडिकल मैनेजमेंट आपको देना है तो कौन कौन सी कंडीशन जो है वो फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहली मैं आपसे बात करूं कि पेशेंट इज हीमो पेशेंट इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल। क्या होता है पेशेंट, कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों, जो पेशेंट है हमारा हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब समझ में आ रही है कि वाइटल साइन जो है उसके, वाइटल जो है वो स्टेबल होनी चाहिए। उसका जो बीपी वगैरह है, या फिर हम कह सकते हैं चलता फिरता पेशेंट होना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? अगर दूसरी मैं आपसे बात करूं तो पेशेंट को हम कह सकते हैं कि अनरप्चर्ड होनी चाहिए।
अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होनी चाहिए। तीसरी बात मैं आपसे करूँ कि बीटा एचसीजी का जो लेवल है, बीटा एचसीजी आप करवाओगे किसी पेशेंट का, तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी आपको कि अगर उसका लेस देन 3000 से कम है, पहले ये मानी जाती थी कि 3000 ओल्ड ये कॉन्सेप्ट है। जो अभी अपडेट हुआ है प्यारे बच्चों, वो कितना हुआ है कि सर अगर 5000 से कम है तो इसका मतलब क्या है कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की शिकायत हो सकती है। अगर 5000 से कम है, ये अपडेट वाला है। क्या है? ये अपडेट वाला है, और ओल्ड वाला जो है आपकी किताबों में आपने जो पढ़ा है, वो कितना पढ़ा है बच्चों? लेस देन 3000 इंटरनेशनल यूनिट आपने पढ़ा है। लेकिन आपको अभी अपडेट जो है वो क्या करना है, अगर क्वेश्चन आता है तो कितना लेवल होना चाहिए एक्टिव प्रेगनेंसी को जांचने का? कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? कि लेस देन 5000 से 5000 एससीजी से कम होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? चलिए, अगर मैं आपसे सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करूं, यहीं पे मैं आपसे सर्जिकल मैनेजमेंट की बात कर लेता हूं। चलिए, अगर मैंने यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करनी है तो क्या करना है हमें बच्चों, कि अगर पेशेंट के वाइटल्स स्टेबल हैं, वाइटल्स स्टेबल हैं, तो हमें क्या करना है? लेप्रोस्कोपी हम कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी का मतलब समझते हो? कि विजुलाइजेशन ऑफ द विजुलाइजेशन, विजुलाइजेशन करना। विजुलाइजेशन का मतलब होता है, स्कोप का मतलब होता है देखना। तो आपको क्या करना है, एब्डोमेन वाले एरिया को खोल के नहीं देखने की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर आपको कैमरा इंसर्ट करना है। सिर्फ आपको सिंगल छेद करनी पड़ती है। सिंगल आपको एक होल करना पड़ता है, उसके अंदर से आप कैमरा भेजते हो और कैमरे के थ्रू आप सब चीजों को विजुलाइज कर सकते हो। आगे बात समझ में। अगर वाइटल्स अनस्टेबल हैं, वाइटल्स अनस्टेबल है, अनस्टेबल का मतलब समझते हो? या तो बीपी फॉल हो रहा है, टर्कीकार्डिया हो रहा है पेशेंट को, बहुत सारी कंडीशंस हो रही हैं। उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? वाइटल्स क्या है जो कि है अनस्टेबल है, उसके अंदर हमें क्या करना है? लेप्रो लेप्रोटॉमी करनी, क्या करनी है? क्या करनी है? लेप्रोटॉमी करनी है। आगे बात समझ में। तो मैंने आपको कुछ यहाँ पे चुनिंदा बातें बताई हैं। अगर पेशेंट के वाइटल्स स्टेबल हैं तो हम कर सकते हैं लेप्रोस्कोपी, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर पेशेंट को करते करते अगर कुछ हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि खुद की ज़िम्मेदारी होती है, पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? अगर आप सपोज़ दैट किसी के वाइटल स्टेबल नहीं है, उसको बीपी की प्रॉब्लम है और आपने बहुत 2-2 3-3 घंटे तक क्या कर दिया, इसका सर्जरी कर दी, तो उसमें पेशेंट के जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आगे बात समझ में? तो आपको पेशेंट को क्या करना है, तभी आपको करना है लेप्रोस्कोपी को। किसी भी टाइम कंज्यूमिंग अगर मैनेजमेंट आपको करना है, तो आपको पेशेंट के वाइटल्स जो हैं वो स्टेबल होने चाहिए, कंटिन्यू मॉनिटर करना होता है, इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और अगर वाइटल स्टेबल नहीं है तो आपको फटाफट से काम निपटाना है और फटाफट से पेशेंट को स्टेबल करने की कोशिश करनी है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? चलिए, ऐसा हम तब करते हैं लेप्रोटॉमी या लेप्रोस्कोपी जो होती है, लेप्रोटॉमी या लेप्रोस्कोपी की जो बात हम करी है यहाँ पे, तो ऐसा कब करते हैं और इनके अंदर क्या करते हैं? इफ फैमिली कंप्लीट, इफ फैमिली इनकम्प्लीट। दो कंडीशंस बनती हैं, या तो फैमिली उसकी कंप्लीट है या फिर फैमिली कंप्लीट नहीं है। अगर फैमिली कंप्लीट है तो हमें क्या करना है? रिमूव द ट्यूब। और अगर फैमिली इनकम्प्लीट है तो हमें क्या करना है? तो रिमूव करना है सिर्फ एक्टोपिक पार्ट को। रिमूव द एक्टोपिक पार्ट। आगे बात समझ में, कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? उस पार्ट को ही रिमूव करना है। किस पार्ट को? जिसको हमने जो पार्ट एक्टोपिक पार्ट है, जो एक्टोपिक पार्ट का मतलब जो इम्प्लांटेशन वाला पार्ट है, उसी को सिर्फ हमें रिमूव करना है, बाकी हमें ट्यूब को छोड़ देना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? और कैसे करेंगे उसको ध्यान समझना। मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, कि अगर ट्यूब को रिमूव करनी है, हमने क्या कहा? सेल्फ इंजेक्टमी हमने इसको कहा। क्या मेरी बात समझ में आई? सेल्फ इंजेक्टमी सिखा। और अगर आपने रिमूव कर दिया किसको? एक्टोपिक पार्ट को, तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है? सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ओपन द ट्यूब, ओपन करनी पड़ती है, ओपन द ट्यूब फ्रॉम अबव। ऊपर से आपको क्या करनी है? कट करना है। ऊपर से कट करते हैं कभी भी, नीचे से कट नहीं करते हैं, ऊपर से हमें कट करना है। और जब भी ऊपर से कट करते हैं तो हमें क्या करना है? रिमूव द एक्टोपिक पार्ट। कि एक्टोपिक पार्ट को आपने निकाल दिया, सपोज दैट आपने एक्टोपिक पार्ट को निकाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको वैसे ही ट्यूब छोड़ देनी है। तो लिखेंगे यहाँ पे लीव
लीव द फेलोपियन ट्यूब ओपन एंड, और क्या करेंगे, उसको ओपन ही छोड़ देंगे। और क्या कर सकते हैं हम, एंड दिस विल हील ऑटोमेटिकली। दिस विल हील ऑटोमेटिकली। इस कंडीशन को हम कहते हैं लीनियर सेल्फ इंजेक्टमी, सेल्फ इंजोस्टमी, इसको कहते हैं सेल्फ इंगोस्टमी। सील इसको कहते हैं सेल्फ इंजेक्टमी, इज कॉल्ड द रिमूवल ऑफ ट्यूब। और इसको हमने कहा, जिस पार्ट को हमने निकाला है उसको कहा सेल्फ इंगोस्टमी। इसको क्या कहा बच्चों, सेल्फ इंगोस्टमी, लीनियर सेल्फ इंगोस्टमी कहा। अब चलिए मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बताता हूँ। देखो, हमने सिंपल सी बात मैं आपसे करता हूँ कि ये हमारी क्या है, ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। ये हमारी क्या है बच्चों, फेलोपियन ट्यूब है। ये हमारा यूट्रस है पूरा, और ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है। अगर मैंने आपसे बात करी कि सर यहाँ पे इम्प्लांटेशन आपको देखने को मिलता है, अगर आपको इसको रिमूव करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। और कट करेंगे तो इस पार्ट को आपको क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे। इस पार्ट को आपने बाहर निकाल दिया, और आपको जो ट्यूब है वो ऐसे की ऐसे ही छोड़ देनी है। आपको जो ट्यूब है बच्चों, वो कैसे छोड़ देनी है, आपको वो जो ट्यूब है आपको कैसे छोड़ देनी है, ऐसे ओपन ही छोड़ देनी है, ताकि ये ऑटोमेटिकली हील हो जाए। अगर आपने इसके अंदर सूचर कर दिए, सपोज दैट आपने इसके अंदर सूचर कर दिए, तो ये जो है वो नैरोइंग हो जाएगी। नैरो होने के कारण वो एडिशंस पैदा करती है। सूचर जो आप लगाओगे उसके अंदर वो एडिशंस का पैदा करेगी, और जो आपको जो फर्दर आपको फ्यूचर में जो प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी, वो भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है, ओपन ही छोड़ देना है। और ओपन छोड़ने से क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली टाइम के साथ क्या हो जाएगी, हील हो जाएगी। और वैसे ही आपको जो पुरानी जो हमारी थी, पहले जो नेचुरल वाली थी, वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपने सूचर लगा दिया गलती से, तो इस कंडीशन में आपको फर्दर लीड देखने को मिल सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। इस बात को भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? चलिए इस बात को लिखते हैं कि सूचर आर नॉट डन बिकॉज द फेलोपियन ट्यूब हैव narrow space, so can again lead to ectopic pregnancy। so can lead to एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि भैया वो किसको कर सकती है, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लीड कर सकती है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? मैंने आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, सिंपल सिंपल चीज़ों के बारे में बताया है बच्चों। आपको समझना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया है। अब एक एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ मैं आपको, लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे प्यारे बच्चों। डू नॉट remove the ovaries in case of एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि आपको कभी भी ओवरीज को नहीं निकालना है, क्योंकि ओवरीज का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ किसका रोल है, फेलोपियन ट्यूब का रोल है, इम्प्लांटेशन वाले पार्ट का रोल है। सिर्फ और सिर्फ हमें वही चीजें निकालनी है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? चलिए, और अगर मैं इसकी बात करूं कि सर आपको क्या करना है, ओवरीज को निकालना है, तो इसको कहते हैं ओफरेक्टोमी। इसको क्या कहते हैं, ओफरेक्टोमी कहते हैं। आगे बात समझ में, चलिए। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए हमारा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ जो आज की जो क्लास है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। कुछ भी पार्ट अगर रहता है तो आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको समझ में आता है तो अपने बच्चों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अपने जो दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ शेयर करेंगे, ताकि हमें और आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे। तो इसी तरह पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। आगामी एग्जाम्स के लिए आप तैयार रहें हमेशा। स्केलेटल नर्सिंग के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आप जॉइन कर सकते हैं। आगे बात समझ में, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दिए होते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे
ऐड आपको करेंगे। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।